नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। खंड 2 प्रतिलेखन संख्या 68 और 69 आज हम लिखेंगे। ठीक है, लिखने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, सामान्यतः जीवन की आधुनिक सुविधाओं में से उन्हें कोई भी प्राप्त नहीं है। संसार के विभिन्न देशों में ईसाई धर्म प्रचारकों तथा संस्थाओं ने उनमें काफ़ी काम किया है। उन्होंने उनमें शिक्षा का प्रसार किया है और उनकी रहन सहन की स्थिति में भी सुधार करने में काफ़ी सहायता की है। ईसाई धर्म प्रचारक उन्हें ईसाई बनाने में भी सफल हुए हैं। आसपास की जनसंख्या में घुल मिल जाने की एक अन्य अज्ञात और संभवतः अदृष्ट क्रिया भी बराबर चलती रही है, और विशेषतया जिन प्रदेशों में वे रहते हैं उनके छोर वाले क्षेत्रों में आज भी ऐसे लोग बसे हुए हैं जिनमें से अनेक किसी न किसी समय वहाँ की आदिम जातियों की जनसंख्या के भाग अवश्य रहे होंगे, किंतु वे लोग उस प्रदेश के समाज में इस प्रकार आत्मसात हो गए और घुल मिल गए हैं कि अब यह संभव नहीं कि उन लोगों को वहाँ के अन्य लोगों से अलग पहचाना जा सके। मेरा अपना यह विश्वास है कि आदिम जातियों और अन्य भारतीयों के बीच बहुत काफ़ी रक्त अभिमिश्रण हुआ है, और यदि कोई यह कहे कि उदाहरणार्थ तथा कथित बिहार के हिंदुओं की उच्च जातियों में से अनेकों में ऐसा अभिमिश्रण नहीं हुआ है, तो वह सचमुच में ही अनुचित साहस करने का दोषी होगा। ऐसे लोगों का अभाव नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों के शिक्षा में पिछड़े होने के कारण इनका शोषण करने में रुकते नहीं। अतः हमें जिस समस्या को बड़े पैमाने पर हल करना है वह यही है कि हम ऐसी सुविधाएं पैदा करें जिनसे ये आदिम जातियां शिक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्र में अन्य लोगों के स्तर पर आने में समर्थ हो सकें। प्रश्न यह उठता है कि हम उनके लिए किस प्रकार की उन्नति और प्रगति चाहते हैं। क्या यह वांछनीय नहीं है कि उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएं जिनसे वे अपनी रीति रिवाजों, रहन सहन और संस्कृति को बनाए रखकर भी अपना आर्थिक और अन्य प्रकार का विकास कर सकें। चाहे जो कोई भी तरीका अपनाया जाए, एक बात तो मान ही लेनी है और हर हालत में उस पर चलना है। वह यह है कि धर्म, भाषा, रहन सहन अथवा रीति रिवाजों की दृष्टि से उन पर किसी चीज़ को
लादने का विचार या अभिप्राय ना तो हो सकता है और ना होना ही चाहिए। यह बात बिल्कुल न्याय संगत नहीं हो सकती कि हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी उन पर लादें। मेरा अपना विचार है कि हमें उनकी शिक्षा और उनके आर्थिक जीवन में साधारण दृष्टि से सुधार के लिए उन्हें सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और यह बात उन पर छोड़ दी जाए कि वे अपने चारों ओर के समाज से घुल मिल जाना चाहते हैं अथवा अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। अपने यहाँ की रहन सहन की विभिन्नताओं के कारण भारत में आदिम जातियों के लिए इस बात के लिए पर्याप्त अवसर है। सभापति महोदय, स्त्री के शोषण से उद्वेलित और उसके आर्थिक तथा सामाजिक हितों की रक्षा में सभी लोग आज यह मानकर चल रहे हैं कि भारतीय स्त्री के चारों ओर यदि कानून का ऊंचा घेरा डाल दिया जाए तो वह बहुत कुछ सीमा तक शोषण से मुक्त तथा सुरक्षित हो जाएगी। यकीनन कानून की सत्ता के प्रति इनकी गहरी आस्था यह संकेत देती है कि अनेक कानूनी अधिकारों से वंचित होने के कारण ही भारतीय स्त्री उत्पीड़ित और शोषित है। इनके पास उनकी बहुत सी समस्याओं का सीधा साधा समाधान है। कानून के रामबाड़ों का निर्माण। इन रामबाड़ों के हाथ में आते ही भारतीय स्त्री सबल और सक्षम हो जाएगी। कानून की शक्ति के प्रति इनका विश्वास इस तथ्य के बावजूद भी है कि अब तक जितने कानून बने हैं यथार्थ और व्यवहार के धरातल पर आमतौर से काठ की तलवार ही साबित हुए हैं। काठ की तलवार तभी तक भयभीत कर सकती है जब तक उसे दूर से चमकाया जाता है या उसे आजमाया नहीं जाता। इसके भरोसे जो स्त्री संघर्ष में विजयी होने का स्वप्न देखती है उसे यह स्वप्न बहुत महंगा पड़ता है। कानून की पुस्तकों में बताए अधिकारों को जीवन के यथार्थ में उतारने के साधन सामान्य भारतीय स्त्री के पास नहीं हैं। जो मुट्ठी खाली है कानून भी उस मुट्ठी के बाहर रहता है। इसके साथ समय और शिक्षा का अभाव और जुड़ जाता है। भारतीय स्त्री की लाचारी मूलतः साधनों की लाचारी है। इसलिए उसके पक्ष में बनाए गए कानून भी उसके जीवन को नई दिशा देने में तब तक असफल ही रहेंगे जब तक भारतीय स्त्री साधन संपन्न नहीं हो जाती। शोषण के
कई मामले ऐसे भी हैं जिनसे भिड़ने का रास्ता कानून के पास भी नहीं है। स्टॉप।